Hello everyone, my name is Akanksha Ranjan and I'm back with another video after very long for UGC NET JRF. And today we are going to discuss about Muslim marriage and divorce like we did in the last class for Hindu marriage and divorce. So because Muslim marriage is generally very complicated because there are various types and there are various technicalities that comes under that, and we just need to figure out that how we are classifying each and every kind of divorce and the characteristics which are given under law, Muslim law. So for that, I'm just bringing a very clarified explanation for Muslim marriage and divorce. So let's start with the video. So first of all, the major difference between Hindu marriage and Muslim marriage, which comes in exam also, is Hindu marriage जो होता है, it is a sacrament and not a contract, while in Muslims it is considered as a civil contract between a man and a woman. ठीक है, it is a basic difference which is important to remember, and it is both religious as well as civil obligation. ठीक है, now the parties have to be competent, but here the competency is not written in law that this much of age, etc. It is generally given that puberty. ठीक है, तो it is generally understood that this is the age 15 years for boys, 12 years for girls, but in general you have to remember that at puberty it is the competent age for getting married. Then the consent must be free. uh, Ijab and kubul are two types of द कंसेंट, द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है वैसे, बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे भी दो टर्म्स है जो यूज किए जाते हैं फॉर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, विच इज इजब एंड कबूल. ठीक है, साउंड माइंड का होना चाहिए, गार्जियन का कंसेंट होना चाहिए. इन केस माइनर का मैरिज हो रहा है, माइनर का मैरिज क्यों हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बस प्यूबर्टी की बात की गई है, मेजर होने की बात नहीं की गई है. ठीक है, सो दीज आर the considerations, these are the conditions. Like in Hindu we had conditions, वहां पे भी साउंड माइंड की बात हुई थी, एज की बात हुई थी, वैसे ही फिर फॉर्मेलिटीज और सेरेमनीज यहाँ पे भी कंप्लाई करनी पड़ती हैं. इनकी डिफरेंट सेरेमनी होगी, जैसे हमारे में हिंदू में भी हमने पढ़ा था कि सप्तपदी ऐसे रिचुअल्स जो होते हैं, सेरेमनीज वो होने होते हैं, वैसे यहाँ पे भी है फॉर्मेलिटीज, जिसमें डावर, यहाँ पे एक टर्म होता है जो इम्पोर्टेंट है, विच इज ऑल्सो नोन एज मेहर, विच इज अ कंसिडरेशन. अब क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे कंसिडरेशन भी होगा ना, तो वो कंसिडरेशन को मेहर बोलते हैं, जो कि फ्रॉम द साइड ऑफ द हस्बैंड वाइफ को दिया जाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेहर हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एक है प्रॉम्प्ट डावर, जिसको मुअज्जल भी कहते हैं, जो कि इमीडिएटली पे किया जाता है. ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अभी शादी हो रही है, अभी पे भी किया जाएगा कंसिडरेशन. दूसरा होता है डेफर्ड डावर, विच इज मुअज्जल. ये फिक्स कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, एंड लेटर भी दिया जा सकता है. ठीक है, मुअज्जल एंड मुवज्जल. देन नो प्रोहिबिशन इम्पेडिमेंट, मतलब जैसे वहां पे भी हमने पढ़ा था हिंदू में कि फैमिली रिलेशन, देयर आर सर्टेन रिलेशन विच आर प्रोहिबिटेड, यहाँ पे भी कॉन्सैग्विनिटी एफिनिटी के अंडर बहुत सारे रिलेशंस हैं सिमिलर काइंड ऑफ लाइक हिंदू लॉ हैज, वहां पे प्रोहिबिशन है, वहां पे मैरिज नहीं हो सकता है. ठीक है, दीज आर द कंडीशंस. सम पॉइंट्स आर सिमिलर, सम पॉइंट्स आर डिफरेंट, तो जहाँ पे मेजरली डिफरेंट है वो हमें स्पेसिफिकली याद रखना है. ठीक है, तो एक तो सैक्रामेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट भी है, कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन भी है, विच इज डिफरेंट. यहाँ पे मेजर एज नहीं लिखा है, प्यूबर्टी लिखा हुआ है. यहाँ पे जो टर्म्स यूज किए हैं फॉर प्रोहिबिटेड, जैसे हिंदू में सपिंदा था, यहाँ पे कॉन्सैग्विनिटी और एफिनिटी का टर्म यूज किया गया है. मेहर जो होता है दो टाइप का होता है, इतना हमने पढ़ा. ठीक है, अब मुस्लिम डिवोर्स में क्या है, तो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है, जिसके अंडर डिफरेंट ग्राउंड्स दिए हुए हैं, जिस ग्राउंड्स पे वाइफ जो है डिवोर्स क्लेम कर सकती है. ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्राउंड्स फॉर वाइफ टू सीक डिवोर्स. ठीक है, ये एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि इससे पहले जो सरिया लॉ खाली फॉलो किया जाता था, उसके अंदर जो डिवोर्स के कंडीशंस, डिवोर्स के टाइप्स दिए हुए हैं, उसमें फॉर वेमेन देर आर वेरी लेस कंडीशंस, बहुत थोड़ा कंडीशन दिया हुआ है, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन था, जिसकी वजह से ये डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट लाना पड़ा था, जिससे कि बहुत सारे अदर कंडीशन में भी मुस्लिम वुमेन को भी राइट्स मिले ताकि वो डिवोर्स के लिए मांग कर सके. तो वो जो ग्राउंड्स हैं, तो इसमें से बहुत बार अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं,
ये काइंड ऑफ आप, मैं इसमें ईयर्स भी लिखा हुआ है क्योंकि आपको यही रटना है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में आप अगर पीवाईक्यू करोगे तो आपको मिलेंगे कि ऑप्शंस में दिया हुआ है कि ये वाला कंडीशन 7 इयर्स के लिए है, 2 इयर्स, और उसमें कंफ्यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि इम्प्रिजनमेंट 7 साल या उससे ज्यादा है तो वाइफ क्लेम कर सकती है, यहाँ पे वो 2 साल लिख देंगे, दैट वुड बी रॉन्ग, ठीक है। तो ऐसे आपको ईयर्स भी याद रखने हैं। तो फर्स्ट राउंड दिया हुआ है कि हस्बैंड कहाँ है ये आपको नहीं पता है 4 साल तक, ठीक है, मतलब वो गायब है। फेलियर टू मेंटेन, वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है वाइफ को, 2 साल से ज्यादा हो चुका है तो। इम्प्रिजन में है, मतलब जेल जा चुका है, 7 साल से ज्यादा हो रहे हैं तो फिर वाइफ क्लेम कर सकती है। मैरिटल ऑब्लिगेशन जो है वो फेल कर रहा है हस्बैंड पूरा करने से, ही हैज लेफ्ट द वाइफ, तो देन 3 इयर्स तक अगर ऐसा है तो। इम्पोर्टेंसी है अगर हस्बैंड की तो। इंसेनिटी है या फिर ये डिजीजेस हैं तो। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, क्रूअल ट्रीटमेंट। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी मतलब कि अगर बहुत पहले शादी हो गई थी और प्यूबर्टी होने के बाद वाइफ डिसाइड करती है कि नहीं, उसको नहीं कंटिन्यू करना है ये मैरिज, तो उस ऑप्शन पे भी डिवोर्स सीक कर सकती है। सो इस तरीके से कितने हैं टोटल, यहाँ पे लिस्ट में 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर आप ये एक्ट खोलोगे तो सेक्शन के अंदर बहुत सारे क्लॉजेस हैं जिसमें यही सेम चीज मेंशन की गई है। तो ये आप रट लेना कैसे भी, 4 2 7 3 2, जो भी आपको लॉजिक लगाना, बट यू हैव टू रिमेम्बर दिस कि आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, मैंने कहा कि ये तो बाद में आया, पहले जो एज पर मुस्लिम लॉ सरिया और वो जो पर्सनल लॉज है उसके अकॉर्डिंग डिवोर्स के अलग अलग टाइप्स थे, ठीक है। उस टाइप्स में काफी कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे याद कर लो, 3 अलग अलग मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। ये बात हम कर रहे हैं डिवोर्स जो कि हस्बैंड दे सकता है, जिसको हम तलाक कहते हैं, ठीक है। ये बस हस्बैंड दे सकता है, ये याद रखना, ये वाइफ नहीं, ये जितना यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पूरा हस्बैंड की तरफ से है, ठीक है। ये हस्बैंड ही दे सकता है बस, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत की, है ना, तो पहले इन दोनों की बात करेंगे फिर हम कंस्ट्रक्टिव पे आते हैं। तलाक उल सुन्नत, तलाक उल बिद्दत दोनों ही था मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में। जो आपको केस पता है जहां पे बोला गया था कि ये ट्रिपल तलाक इज रॉन्ग, ठीक है, वो केस याद है ना, शायरा बानो केस। तो उस वाले जजमेंट में जिस जिस पर्टिकुलर डिवोर्स के फॉर्म को उन्होंने बोला था कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज तलाक उल बिद्दत, ठीक है। सो तलाक उल बिद्दत के अंदर ट्रिपल तलाक आता है। इसमें क्या होता है कि 3 बार अगर हस्बैंड बोल दे तलाक, तो फिर वो इरिवोकेबल तलाक डिवोर्स हो जाता है, वहां पे वाइफ कुछ नहीं कर सकती, विच वॉज कंसिडर्ड एज डिस्क्रिमिनेटरी और एक्सप्लॉयटेटिव, एंड दैट इज वाई इट वॉज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट वॉज रिवोक्ड। इसके अलावा तलाक उल सुन्नत होता है। तलाक उल सुन्नत के अंदर 2 कैटेगरीज है, एहसान हसन। तलाक उल सुन्नत के अंदर क्या है कि इट हैज ऑप्शंस ऑफ रिवोकेशन, ठीक है। वहां पे हमने देखा कि उसको हटा दिया गया बिद्दत को क्योंकि उसमें रिवोकेशन का ऑप्शन नहीं था। तलाक उल सुन्नत के अंदर रिवोकेशन का ऑप्शन है, ठीक है। अब कैसे, दोनों में डिफरेंस क्या है फिर। तलाक जो एहसन है उसकी सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपने अगर एक बार तलाक दिया, मतलब एक बार आपने तलाक बोला, उसके बाद इद्दत का जो पीरियड होता है, 3 महीने का राउंड का, उस दौरान आप कभी भी उसको रिवोक कर सकते हो। मतलब अगर बीच में कभी भी वापस से मैरिटल रिलेशन रीस्टार्ट आप करना चाहते हो, आप डिवोर्स नहीं लेना चाहते हो, तो फिर आप उसको कंटिन्यू करते हो और मान लिया जाता है कि ये तलाक वैलिड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तलाक एहसन में रिवोकेबल होता है, इद्दत पीरियड के दौरान अगर आप रिवोक करना चाहो तो कर सकते हो, और वो वैलिड नहीं माना जाता है आपने जो तलाक दिया था, ठीक है। देन आता है तलाक हसन, ठीक है। इसमें क्या होता है तलाक हसन में, इसमें भी रिवोक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है, तलाक हसन में 3 बार का टाइम दिया जाता है। मतलब 3 बार, 3 महीने आप समझ लो कि आप एक बार में तलाक देते हो तो इट इज नॉट ओनली दैट, ठीक है। तीन यहाँ ट्रिपल तलाक जैसा है बट नॉट ट्रिपल तलाक एग्जैक्टली, बिकॉज हसन में एक साथ तलाक 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 नहीं बोलना होता है। वो एक बार फर्स्ट मंथ में बोलेगा, फिर वो नेक्स्ट मंथ में बोलेगा, फिर वो थर्ड मंथ में बोलेगा, और उस दौरान आपके पास टाइम होता है रिवोक करने का। 3rd मंथ तक अगर उसने बोल दिया और फिर अगर नहीं और तब तक भी अगर आपने कंटिन्यू रीस्टार्ट नहीं किया अपना मैरिज मैरिटल ऑब्लिगेशन, तो आप
फिर उस टाइम के बाद रिवोक नहीं कर सकते, वहां तक आपको टाइम मिलता है रिवोक करने का, ठीक है। तो तलाकुल सुन्नत में रिवोक हो सकता है दो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग थोड़े से चेंजेस हैं। एहसन और हसन में, तलाकुल बिद्दत में नहीं हो सकता रिवोक, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, इसको हटा दिया गया था, ट्रिपल तलाक इसके अंदर आता है, ये याद रखना। अब आता है कंस्ट्रक्टिव, जो कि है इला और जिहर। ये दो टाइप के और भी डिवोर्स के नाम है, इला और जिहर। यहाँ पे डायरेक्टली वो तलाक नहीं दे रहा है, कोई कह नहीं रहा है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, बट फिर भी वो वही मतलब हो रहा है, इनडायरेक्टली डिवोर्स जैसा ही हो जाएगा। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं ना, अ, कि इवन इफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है तो भी कुछ कंडीशंस में मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट था, वैसे। तो इला और जिहर में क्या होता है, इला में क्या होता है कि अराउंड अराउंड 4 महीने का टाइम है, 4 महीने तक अगर हस्बैंड ने छोड़ दिया है वाइफ को और मैरिटल ऑब्लिगेशन नहीं कर रहा है, वो जा चुका है, छोड़ दिया है, तो वो फिर मान लिया जाएगा कि 4 महीने से तो नहीं वो उसके साथ है, तो मतलब वो डिवोर्स दे सकता है, दे रहा है। जिहर में क्या होता है, एक कंपैरेटिव कुछ होता है, इसमें क्या होता है कि मतलब इतना डिटेल में आता नहीं है, बस आपको हेड्स पता होना चाहिए। बाकी जिहर का मतलब होता है कि देयर इज अ कंडीशन गिवन इन मुस्लिम लॉ कि अगर हस्बैंड जो है वाइफ को किसी भी अपने अफिनिटी, और जो अभी हमने देखा ना कंसैंग्विनिटी वाला, तो उन रिलेशंस के अंदर, जैसे मदर सिस्टर ऐसा, उन रिलेशंस से अगर वाइफ को कंपेयर करता है, ठीक है, कि शी इज बेटर देन यू या समथिंग लाइक दैट, तो इन दैट केस ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड एज डिवोर्स, ठीक है। और यहाँ पे भी डिवोर्स कंस्ट्रक्टिवली हो सकता है इस जीआर वाले केस में। ये बहुत, ये सब कॉमन नहीं है, इट इज जस्ट गिवन, उसके कुछ पनिशमेंट वनिशमेंट भी दिए हुए हैं अंडर मुस्लिम लॉ, कि अगर ऐसा होता है तो ये करके इसको छोड़ा जा सकता है, डिवोर्स कैंसिल किया जा सकता है। बट हाँ, आप ऊपर ऊपर से ये तीन याद रखो, तलाकुल सुन्नत होता है जिसके अंदर दो पार्ट्स हैं, अहसन हसन। तलाकुल बिद्दत होता है जो कि हट गया है, ट्रिपल तलाक। और कंस्ट्रक्टिव होता है जिसके अंदर इला और जिहर आता है, ठीक है। ये हो गया डिवोर्स बाय हस्बैंड। सिमिलरली कुछ थोड़ा सा प्रोविजन वाइफ के लिए भी दिया हुआ है अंडर पर्सनल लॉ मुस्लिम के। तो डिवोर्स बाय वाइफ के अंदर तलाक तफवीज होता है, विच इज डेलीगेटेड डिवोर्स। मतलब हस्बैंड जो है वो पावर देता है, मतलब बाय द वेरी बेसिक लेवल पे वाइफ के पास ये राइट नहीं है, हस्बैंड दे सकता है। तो हस्बैंड अगर डेलीगेट करता है कि हाँ भाई तुम अब मुझे डिवोर्स दे सकती हो चाहो तो फिर पावर आता है वाइफ के पास, ठीक है। और दूसरा है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, इसका भी प्रोविजन है, मतलब अगर दोनों ही हस्बैंड वाइफ, जैसे अपना नॉर्मल उसमें भी है, तो जैसे अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स देना चाहते हैं तो दे कैन गो फॉर इट, उसका प्रोविजन भी मुस्लिम लॉ के अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मैरिज की कंडीशंस क्या हैं और तलाक के क्या क्या फॉर्म्स हैं और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर क्या क्या ग्राउंड्स हैं लाए गए फॉर स्पेशली फॉर वाइफ, उतना हमने अभी देख लिया, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड आई होप कि ये हेल्पफुल हो। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं मेन जो इनहेरिटेंस वाला पार्ट है फॉर हिंदू स्पेसिफिकली, वहां से मैं फिर से शुरू करूंगी फैमिली लॉ में ही। और इसके अलावा अ, हम कुछ नया भी प्लान कर रहे हैं लाने का फॉर यूजीसी नेट अभी से, बिकॉज लास्ट टाइम पे हम करते हैं 10-20 दिन में, उससे अच्छा है कि हम अभी से कुछ कुछ पढ़ते रहें। तो उसके लिए मैं कंटिन्यूअस प्लान कर रही हूँ कुछ एक नया चीज लाने की। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सो दैट आपको दिखे, उस पर मैं डालूंगी अभी कंटेंट अबाउट व्हाट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू फॉर यूजीसी नेट। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल।